प्रिय छात्र, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में B.Ed कोर्स 1 फर्स्ट ईयर सत्र 2019-21 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के यूनिट फर्स्ट में जो संज्ञानात्मक विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में बालकों में होता है वह किस प्रकार से होता है, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने संज्ञानात्मक विकास क्या है, जिसे कहते हैं संज्ञान क्या है, और विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। उसी क्रम में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की। आज उसी के संबंध में एक नए मनोवैज्ञानिक, इसका नाम है ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये इसे मूर्त संक्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जेरोम ब्रूनर ने अपने इसमें 3 बातें बताई, जिसको इन्होंने 3 स्तर में विभाजित किया। 3 स्तर कौन कौन से हैं? प्रथम है क्रियात्मक, और इसको इंग्लिश में इनेक्टिव, और दूसरा है प्रतिबिंबात्मक आइकोनिक, और तीसरा है संकेतात्मक सिंबॉलिक। इस 3 भाग में इन्होंने इसको विभाजित करके देखा। तो हम लोगों ने देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने बताया, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ब्रूनर के इस सिद्धांत को पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक तरीके से प्रमुख विकल्प माना जाता है। और बालकों की संज्ञानात्मक व्यवहार का इन्होंने विस्तृत अवलोकन करते हुए संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को वर्गीकृत किया। ब्रूनर के अनुसार, यानी इनके अनुसार, संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित 3 स्तरों में बांटा जा सकता है, जिसमें क्रियात्मक स्तर, प्रतिबिंबात्मक स्तर और संकेतात्मक स्तर, ये 3 स्तर। इन 3 स्तरों में किस प्रकार से कौन सी क्रियाएं बालक करता है, आइए हम लोग उस पर नजर डालते हैं। पहला क्रियात्मक स्तर। क्रियात्मक स्तर कोई भी क्रिया के द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा बालक जो क्रिया प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है, अपनी बात को अपने जो संरक्षण करता होते हैं या जो उसकी पालन करता होते हैं माता पिता या जो भी हैं, उनकी तक किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाता है। तो इस अवस्था को, इस स्तर को इन्होंने क्रियात्मक स्तर कहा। इस स्तर में बालक क्या करता है? बालक जो अपनी अनुभूतियाँ हैं, जो अपनी बातें हैं, उसको गामक क्रिया द्वारा प्रकट करते हैं, गामक क्रियाओं द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के द्वारा इसको समझें, तो उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ को देख करके प्रसन्न हो जाता है, और कोई अपरिचित व्यक्ति आता है उसको देख करके भयभीत भी हो जाता है, रोने भी लगता है, और जो परिचित व्यक्ति हैं उनको देख करके मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही माँ को देखकर शिशु का हंसना, माँ को देख करके शिशु का हंसना, मुस्कुराना, और अपरिचित को देख करके रोना, भयभीत होना। और दूसरा, जैसे दूध की बाटल, बच्चा है, खाने भूख लगी है, दूध का बाटल जैसे ही देखता है छटपटाने लगता है, हाथ पैर पटकना, और कुछ देर तक ना दीजिए तो रोने भी लगता है देख करके। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये प्रथम स्तर पे इन्होंने बताया। इसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक स्तर। इनमें बच्चा इसमें विभिन्न क्रिया के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाता है, इसको इन्होंने क्रियात्मक स्तर कहा। दूसरा क्या है? प्रतिबिंबात्मक आइकोनिक, इसको
इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आइकॉनिक। प्रतिबिंबात्मक में इसमें क्या करता है, बालक जो अपनी मानसिक क्रियाएं हैं उसमें कुछ न कुछ वो प्रतिबिंब अपना बना लेता है, चित्र बना लेता है, और इसके माध्यम से वो समझ जाता है कि कौन व्यक्ति उसके परिचित का है या उसको सुख देने वाला है, किससे उसको दुख मिल रहा है। ये सारी चीज़ें उसके प्रतिबिंब में बैठ जाती हैं। तो इसमें क्या क्या क्रियाएँ होती हैं, इसमें प्रत्यक्ष यानी जो सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिख रहा है, जो सामने नहीं दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं, जो सामने उसके बच्चे की दिख रहा है उस सामने प्रत्यक्ष मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा घटना का वर्णन करता है ना। प्रत्यक्ष मानसिक जो प्रतिबिंब है उनके माध्यम से या उनके द्वारा घटनाओं का क्या करता है, वर्णन करता है। जैसे इसके उदाहरण से हम देख सकते हैं, तेज प्रकाश, एकाएक तेज प्रकाश आ जाए बच्चे के सामने या एकाएक तेज आवाज़ आ जाए किसी चीज़ की, तो बच्चा क्या करता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसे कमरा है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश कम है, एकाएक बहुत तेज से प्रकाश आ जाए तो बच्चा क्या करता है, अपने आप को मिचका लेता है ना, मिचका लेता है या थोड़ा भयभीत भी हो सकता है, डर भी सकता है। दूसरा, तेज आवाज़, अगर अचानक की क्या आवाज़ आती है बच्चा क्या करता है, रोने लगता है या दौड़ करके किसी से चिपट जाता है जो भी उसके पास में, भयभीत भी हो जाता है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा घटना का वर्णन करता है। जैसे तेज और प्रकाश, तेज आवाज़ और तेज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सब चीज़ें किसमें, प्रतिबिंबात्मक स्तर। फिर तीसरा स्तर आता है संकेतात्मक स्तर। तीसरा क्या आता है, संकेतात्मक स्तर। इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक। संकेतात्मक स्तर में बच्चा क्या करता है, किसी संकेत के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से, किसी प्रतिमा के माध्यम से अपनी बात को क्या करता है, श्रोता तक पहुँचाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक अपनी समझ को जिस प्रकार से जो समझ रहा है ना, बालक क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत जो संकेत हैं उसको क्या करता है, वह व्यक्त करता है। अपनी समझ को क्या करता है, बालक अपनी समझ को संकेतों में व्यक्त करता है। जो उसकी समझ है, जो उसकी क्षमता है, उसको किसमें व्यक्त करता है, संकेतों में। जैसे एक उदाहरण माध्यम से, संकेतों को समझना तथा कार्य करना, संकेतों को समझना तथा कार्य करना। जैसे बच्चे को संकेत देकर के समझा दीजिए इसका मतलब चुप होना, तो बच्चे को जब चुप कराना हो किसी को, ऐसे करेंगे, चुप हो जाए संकेतों के माध्यम से। या उसको दूध पीने की है तो क्या करता है, बाटल की ओर इशारा करता है, बाटल की तरफ इशारा करता है। तो ये चीज़ें अपनी संकेत, अपनी समझ को, संकेतों के माध्यम से दूसरों तक प्रकट करता है। इस तरह से हमने देखा कि जेरोम ब्रूनर ने इस बच्चे की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं, पहला क्रियात्मक स्तर, दूसरा प्रतिबिंबात्मक स्तर और तीसरा संकेतात्मक स्तर। इन तीनों स्तरों में विभाजित करके उन्होंने बातों को बताया और सुना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने 3 स्तर में और किस स्तर में कौन सी क्रिया होती है और इस क्रिया का क्या उदाहरण है, इस सब के माध्यम से हमने बात को समझा और जाना। तो क्रियात्मक स्तर, क्रिया स्तर, इसको एक्शन लेवल भी कहते हैं। प्रतिबिंबात्मक स्तर को इमेज लेवल, और तीसरा संवेद क्या है, संकेतात्मक स्तर, क्या कह सकते हैं, वर्ड लेवल। ठीक, क्रिया स्तर, प्रतिबिंब स्तर और शब्द स्तर। प्रथम यानी जो क्रियात्मक स्तर, इसमें बालक की गतिविधियाँ किसके माध्यम से होती है, गामक क्रियाओं के माध्यम से होती है, और उसके बाद वह प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ कर देता है, और अंत में वह सीखे हुए शब्दों और भाषा का प्रयोग करने लगता है। जो उसने सीखा है भाषा और शब्द, उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। तो पियाजे के द्वारा जो वर्णित 3 अवस्थाएं ब्रूनर के तीनों स्तर से मेल खाती हैं। अगर देखा जाए तो उनके तीनों स्तर से क्या करती हैं, इसमें मेल खाती हैं, और हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी
कमी यह है कि शिक्षा शब्दों से, अनुभव के परोक्ष रूप से आरंभ होती है और वह शिक्षा क्या होती है, अधिक प्रभावशाली हो सकती है, जिसकी शुरुआत कामक क्रियाओं के माध्यम से की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखें तो किया जा सकता है। तो ऐसा अगर इसका बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की थी, तो ऐसा इससे मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रूनर के विकास के सिद्धांत प्याजे के संवेदी इसी अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था तथा औपचारिक संक्रिया की अवस्था के एक तरीके से विकल्प है। और परंतु ब्रूनर की व्याख्या विचारों के विकास में भाषा की भूमिका के संबंध में प्याजे से क्या है, बिल्कुल अलग है, उनसे बिल्कुल भिन्न है। प्याजे के अनुसार अगर विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रिया होते हुए भी बहुत नज़दीकी संबंध रखते हैं, तो इस विचार प्रक्रिया और उसके आंतरिक तर्कों पर आधारित होती है। और आंतरिक तर्क इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि बालक किस प्रकार अनुभवों को सीखता है और व्यवस्थित करता है। तो छोटे बालक दृश्य प्रतिबिंबों और अनुकरण के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो ब्रूनर के अनुसार विचार आंतरिक भाषा है जो तर्क नहीं अपितु भाषा विज्ञान के नियमों पर आधारित होता है। किस पर नियमों पर आधारित होता है? भाषा विज्ञान के नियमों पर आधारित होता है। तो ये तो रही बात जीरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने क्या क्या बातें बताई, इसमें हम चर्चा करें। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसे कौन से कारक हैं जिससे संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है? अगर उनकी प्रक्रियाएं अच्छी होंगी तो संज्ञानात्मक विकास अच्छे प्रकार से होगा, दूषित होंगी तो उसका विकास उस तरीके से होगा। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें वंशानुगत है ना, नाड़ी मंडल की संरचना, संभावित विकास की गति और सीमा को क्या करती है, निश्चित करती है। और कुछ अन्य भौतिक दशाएं हैं जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, जो व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारक हैं, वो भी मानसिक प्रक्रिया को तीव्र और मंद करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो वंशानुक्रम एक प्रमुख कारक है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में यह सिद्ध कर दिया है कि बालक को वंशानुक्रम से मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? वंशानुक्रम से मानसिक योग्यताएं प्राप्त होती हैं। और इस संबंध में गेट्स और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों का कहना है किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता, अर्थात जो उसका वंशानुक्रम उससे अधिक उसका विकास नहीं हो सकता है। जितना कि उसका वंशानुक्रम में संभव है उतना ही हो पाता है। तो एक प्रमुख कारक है जो कि व्यक्ति के विकास को, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है वातावरण। किसका वातावरण? परिवार का वातावरण। जिस वातावरण में बालक रह रहा है उस परिवार का वातावरण कैसा है और उसका मानसिक परिवार की वातावरण में रह रहे लोगों का संज्ञानात्मक विकास कैसा है, भाषा, बोलने के तरीके और ढंग। जिन परिवारों में बालक में पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जाता है, उनका केयर किया जाता है, वातावरण शांत होता है, रचनात्मक होता है, बालकों में मानसिक अभ्यास के लिए तरह तरह से क्रिया प्रतिक्रियाएँ उपकरण उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य उनका अधिक उत्तम होता है, अच्छे ढंग से होता है। और जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती वहाँ पे उसका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास अपेक्षाकृत कम होता है, उतना नहीं हो पाता जितना कि उसको होना चाहिए। जिन परिवारों के सदस्य सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं जिसका उचित ढंग से नहीं होता, और वहाँ बालक का मानसिक विकास वांछित दिशा की ओर नहीं आगे बढ़ पाता है, अर्थात उसमें कुछ कमी आ जाती है, कमी रह जाती है।
फिर है परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अगला कारण क्या है? परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर वाले परिवारों में रह रहे बालकों का मानसिक विकास अच्छा होगा। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले बालक बहुत अच्छे होते हैं। और इसके विपरीत अगर दोनों सामाजिक और आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है तो वहाँ पे रह रहे बालकों का संज्ञानात्मक विकास क्या होगा? उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर अगला कारण स्वास्थ्य। ये भी बहुत मेन भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में। स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध। अगर शरीर कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर व्यक्ति का स्वस्थ है शरीर तभी उसका मानसिक विकास भी स्वस्थ रूप से हो सकेगा। अगर बीमारी है, कोई रोग बच्चे में है, कोई बीमारी है तो क्या होगा? उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और उतना नहीं हो पाएगा जितना कि उसको होना चाहिए। तो इस तरह से स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है व्यक्ति के मानसिक संज्ञानात्मक विकास में। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसा कहा गया है। शारीरिक दृष्टि से जो बालक सबल हैं, तंदुरुस्त हैं, हृष्ट-पुष्ट हैं, उनका मानसिक संज्ञानात्मक विकास अच्छी प्रकार से होता है। जो दुर्बल शरीर के हैं, अक्सर अस्वस्थ रहते हैं, उनकी अपेक्षाकृत मानसिक क्षमताएं अच्छे ढंग से विकसित नहीं हो पाती। यह अगला कारण माता पिता की शिक्षा। ये भी एक प्रमुख कारण है जो बच्चे के मानसिक विकास में प्रभाव डालता है। अगर बच्चे के माता पिता शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं तो हर चीज़ों को समझते हैं कि सारे में किस प्रकार से बच्चे में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं होती हैं, क्या उनकी क्षमताएं होती हैं, क्या उनकी रुचियाँ होती हैं, किस माध्यम से किस तरीके से उनसे सहयोग किया जाए, उनके साथ कार्य किया जाए जिससे उनका सामाजिक शैक्षिक विकास अच्छी प्रकार से हो। तो वहाँ पर बच्चा अच्छी प्रकार से विकसित हो सकता है। उसका मानसिक संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं को नहीं जानते हैं तो क्या होगा कि बच्चों का भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और बच्चों का ध्यान न दे पाने के कारण उनका सामाजिक और संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास क्या होगा? प्रभावित हो जाता है। तो माता पिता की शिक्षा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है संज्ञानात्मक मानसिक विकास में। फिर है बालक की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बालकों के मानसिक विकास में विद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चा जिस विद्यालय में जा रहा है उस विद्यालय का वातावरण कैसे है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का रहन सहन जलवायु कैसी है और वहाँ के अध्यापक कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी उसके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक अच्छा विद्यालय बालकों में अच्छे मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिससे बालकों में मानसिक शक्तियों का अधिक से अधिक विकास हो सकता है और वह बालक रुचि और आवश्यकता के अनुसार अपने विषय पाठ्य सामग्री का चयन कर सकता है, क्रियाओं का आयोजन कर सकता है और जिससे बालक उन क्रियाओं में भाग ले सकें जिनमें वह भाग लेना चाहते हैं। अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार वह विषय को चुन सकते हैं, क्रिया को चुन सकते हैं, खेल को चुन सकते हैं। इसका पूरा अवसर अगर विद्यालय में उनको मिल रहा है तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास अच्छी प्रकार से होगा। अगला टीचर, अध्यापक। बालक के मानसिक विकास में अध्यापक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है और जैसा कि कहा गया है कि शिक्षा क्या है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक अध्यापक और एक शिक्षक होते हैं और एक छात्र होते हैं, एक अध्यापक होते हैं और दोनों के मध्य ही शिक्षा आगे बढ़ती है दोनों के सहयोग से। अतः अध्यापक को बालक के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, स्नेहपूर्ण, सहानुभूतिपूर्वक उनकी सारी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी क्षमता, आवश्यकताएं, रुचि के अनुसार उनका सहयोग भी करना चाहिए तथा उपयुक्त शिक्षण विधियों के माध्यम से, उपयुक्त क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से बच्चों की क्षमता में विकास करना चाहिए। तो अध्यापक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी बच्चे के मानसिक विकास में वृद्धि करने। सोसाइटी, पहला कारण क्या है? सोसाइटी।
ये समाज में बालक किसी न किसी समाज का सदस्य होता है और उसके मानसिक विकास में उस समाज का भी काफ़ी बड़ा योगदान होता है। यदि समाज के भावी नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन के साधन की व्यवस्था है तो बालकों का मानसिक स्वाभाविक विकास स्वाभाविक ढंग से होगा। और इन सुविधाओं का अभाव है तो बालकों में मानसिक विकास की गति, दिशा तथा उसका तरीके से सीमा काफ़ी संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है और उतना नहीं हो पाता जितना कि उसको होना चाहिए। तो ये रही तो बात की कौन से ऐसे प्रमुख कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक जो निहितार्थ हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है, क्या है, इसका जो लाभ क्या है। अध्यापक सुनियोजित क्रियाकलाप, अगर एक अध्यापक सुनियोजित क्रियाकलाप करता है तो उसके माध्यम से बालकों में जिज्ञासाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, जगाई जा सकती हैं। मूर्त सामग्री प्रस्तुत करके बालक क्या होगा, शीघ्रता से और दक्षता से किसी चीज़ को सीख लेगा। बालकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में यह सिद्धांत अध्यापक को विकास का विस्तृत संदर्भ प्रदान करने में भी उसकी मदद करता है, सहायता करता है। इस सिद्धांत से बालक की मानसिक विकास हेतु उसको सिखाने और सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता के साथ उसको समायोजित किया जा सकता है, अनुकूलित किया जा सकता है। व्यवस्था की आंतरिक सामंजस्यता को विकसित करने में भी बालक की सहायता की जा सकती है। कहानी सुनना, कविता सुनना, गीत गाना जैसे ये ज्ञानात्मक जो क्रियाकलाप हैं, इन क्रियाकलाप को एक व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से इनको सम्मिलित किया जा सकता है। सिखाने और सीखने की स्थिति उस बिंदु तक पहुंचाई जा सकती है, उस पॉइंट तक पहुंचाई जा सकती है जहां बालक प्रत्येक चीज़ों और विचारों से परिचित रहता है। शैक्षणिक कार्यक्रम को बालक को जानकारी का एकीकरण करने के योग्य बनाती है। वास्तविक घटनाएं और मूर्त वस्तुएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। तो कुछ प्रमुख शैक्षिक इम्पॉर्टेंस है, निहितार्थ है जो कि संज्ञानात्मक विकास के द्वारा संपन्न होते हैं। तो इस तरह से अधिगम में अगर हम देखें संज्ञान की क्या भूमिका है, अधिगम माने सीखने में संज्ञान की क्या भूमिका है। संज्ञान और अधिगम अगर हम देखें तो दोनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण एक केंद्रीय प्रत्यय हैं। इस तरह से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ सीखने में संज्ञान का प्रयोग करता है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए अधिगम में संज्ञान की भूमिका को समझना आवश्यक है। कुछ ऐसी संज्ञान की भूमिका है जो कि बच्चे के अधिगम में महत्वपूर्ण होती है। बालक की अधिगम प्रक्रिया की सफलता पर उसका विकास निर्भर होता है। व्यापक रूप से अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन से व्याख्या किया जाता है और इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि बालक क्या सीखता है और कैसे सीखता है, अर्थात वह कैसे और क्या ग्रहण करता है, उसकी वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है, ये किस प्रकार से चीज़ों को ग्रहण कर पा रहा है। ये सारी बातें वृद्धि और विकास बालक के अंदर किस प्रकार से हो रहा है इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने संज्ञान की सहायता से व्यक्ति उस सूचना को प्रयोग में लाने का प्रयास करता है। जैसे कोई पालतू बिल्ली घर से किसी फर्नीचर के किसी भाग को खरोंचने लगे और अगर फर्नीचर के उस भाग पर कोई अप्रिय द्रव छिड़क दिया जाए जिससे बिजली पसंद न करती हो, तो बिल्ली जल्दी ही समझ जाएगी कि जिस भाग को वह खरोंचना पसंद करती है वहाँ से कोई ऐसी अप्रिय गंध आ रही है। तब उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उसे खरोंचने से क्या करेगी, रोक देगी।
इसी प्रकार कुछ सुखद अनुभव प्राप्त करने पर बालक की सीखने की आकांक्षा और योग्यता दोनों का ही विकास होता है और अप्रिय अनुभवों से बालक उस कार्य को क्या करता है, त्याग देता है। उस कार्य को क्या करता है, त्याग देता है। तो अधिगम और संज्ञान सभी के मस्तिष्क में होता है, परंतु कभी कभी दोनों को संबंध करने के लिए तरीके से किसी कोचिंग की आवश्यकता होती है। अध्यापक बालक को अक्षर उच्चारण सिखाता है, लिखना सिखाता है। जैसे जैसे विद्यार्थी प्रगति करता जाता है वह लंबे और जटिल शब्दों को सीखता है और लिखता है। फिर धीरे धीरे वाक्य बनाने लगता है, वाक्य से बड़े बड़े पैराग्राफ बनाने लगता है, पाठ लिखने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती जाती है। कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और स्मृति, क्रियाशील स्मृति सीमित मात्रा में सूचनाओं को थोड़े समय तक सक्रिय रहती है। क्रियाशील स्मृति की अपर्याप्तता मात्र बहुत से कार्यों के निष्पादन को प्रभावित करती है, जैसे सामान्य भाषा का प्रयोग, कौशल अर्जन आदि। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अधिगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क की योग्यता विशेष रूप से महत्व रखती है। बालक के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है और जटिल समस्या जब उत्पन्न होती है तो वह अपने पिछले अनुभव, पूर्व अनुभवों के आधार पर समाधान के लिए परिकल्पना बनाता है। और जिन बालकों में आगमन तर्क कौशल अच्छा होता है वह बालक अतीत के नमूनों का सामान्यीकरण करने में सफल होते हैं और जिससे क्रियाशील स्मृति पर दबाव कम हो जाता है और अधिगम प्रक्रिया में दक्षता आने लगती है, बढ़ने लगती है। इस तरह से आज हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास नामक टॉपिक को हम लोगों ने संपन्न किया, खत्म किया। अब आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास क्या है, कैसे होता है बालकों में, विभिन्न आयु में किस प्रकार के संवेग विकसित होते हैं, उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। इन सारी बातों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं तक आज इस वीडियो को रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक यानी संवेगात्मक विकास को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग ऐसे सहयोग बनाए रहिए, पढ़ते रहिए और अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से विकास करते हैं। ठीक है, हम लोग अगले दिन नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।